करियर पाथ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्याओं को वर्गीकृत करने के जितने भी नियम होते हैं उनको हम संख्या पद्धति के अंडर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो संख्या की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बेसिक जो एलिमेंट रहता है वो होता है आपका अंक। ठीक है, तो अंक क्या होते हैं? ये जो आपके पास संख्याएं दिख रही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो कुल 10 संकेत हैं, इन 10 संकेतों की मदद से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 संकेत हैं इन्हीं को हम अंक कहते हैं, इंग्लिश में इनको डिजिट बोलते हैं। अब अगर हम इन अंकों के बारे में देखें तो इन अंकों के दो मान होते हैं, एक आपका जातीय मान, दूसरा इनका स्थानीय मान। जातीय मान जिसको कि फेस वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसी भी संख्या या किसी भी अंक का वो मान होता है जो उसकी किसी भी प्रकार से इस्तेमाल पे बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ 3, 4, 5, 7, 8, तो अगर मुझे इस संख्या में 5 का जातीय मान चाहिए या किसी और संख्या का भी अगर जातीय मान चाहिए तो वो आपका 5 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 होगा, या इस संख्या में 8 के जातीय मान की बात अगर मैं करता हूँ तो वो 8 ही होगा। ठीक है, तो जातीय मान उस अंक का वह मान होता है जो उसकी मतलब कहाँ पे उसका स्थान है उसके वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो इस संख्या में 3 का जातीय मान 3 रहेगा, 4 का 4। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है उसमें। ठीक है, चाहे वो संख्या में कहीं भी लिखा गया हो। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी संख्या के स्थानीय मान के बारे में, तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ये किसी भी संख्या के स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से स्थान पर लिखा गया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, यही हमारे पास अगर संख्या लेके चलते हैं 3, 4, 5, 7, 8, तो अगर इस संख्या में मुझे 4 का स्थानीय मान लिखना हो, 4 का अगर मुझे स्थानीय मान लिखना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 4 यहाँ पे कौन से स्थान पर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 हमारा हज़ार के स्थान पर है, तो इसका मतलब इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 4000। ठीक है, तो जितने भी ये स्थान पर होता है वो इसका स्थानीय मान रहता है। तो ये अभी 1000 के स्थान पर था, 4 का स्थानीय मान दिख रहे हैं तो वो 4000 रहेगा। अगर इसी संख्या में मैं 5 का स्थानीय मान अगर लिखता हूँ तो 5 जो है वो 100 के स्थान पर है, तो इसलिए ये आपका जो स्थानीय मान रहेगा वो इसका 500 रहेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर मैं इसका शॉर्टकट अगर बात करूं तो स्थानीय मान का मतलब ये रहता है कि जैसे अगर मुझे 3 का स्थानीय मान इस संख्या में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 3 लिखने के बाद जितने भी अंक हैं उनको जीरो में बदल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से जो है वो किसी भी संख्या का स्थानीय मान लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि संख्या में उस स्थान के बाद यानी कि जो भी आपके पास अंक बोला गया है उसके बाद जितने भी अंक हैं उन सबको जीरो में परिवर्तित कर देंगे। जैसे अगर मैं 7 के स्थानीय मान की बात करता हूँ तो 7 के बाद एक अंक है 8। ठीक है, तो उसको हम जीरो में बदल देंगे यानी कि 70। तो ये हमारा स्थानीय मान जो है उस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम जातीय मान और स्थानीय मान में अगर बात करें तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर आजकल एग्ज़ाम में आता है, और वो है इनके अंतर को लेके। ठीक है, कि आपको किसी भी संख्या का, जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या है 3, 4, 5, 7, 8, तो इस दी गई संख्या में 5 के 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के बीच में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। आप इस क्वेश्चन में पहले तो इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो देखिए, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान है हमारे पास। ठीक है, 5 और इसके बाद जो भी अंक है उसकी जगह पे जीरो यानी कि 500। ठीक है,
अब दूसरा बोला था इसमें 5 के स्थानीय और जातीय मान के बीच में अंतर, तो दूसरा हम इसका जातीय मान निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। अब जातीय मान किसी भी संख्या का वही रहता है, तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 495 जो है वो दी गई संख्या में 5 के स्थानीय तथा जातीय मान के बीच में अंतर हमारे पास प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के अगर हम प्रकार में बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं हमारे पास, ऐसी संख्याएं जो कि हम गणना में उपयोग करते हैं, यानी कि गिनती में उपयोग करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को अगर हम मतलब जैसे कुछ हमें पेड़ों की ही अगर गिनती करनी हो तो हम किस तरह से गिनती करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी गिनती को करते हैं, मतलब किसी भी वस्तु की अगर गणना करनी हो तो इस तरह से करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से की जाती है। तो इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर हम किसी भी संख्या मतलब कहीं भी इस्तेमाल करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें हमारे पास नंबर सिस्टम आता है, संख्या पद्धति आती है पूर्ण संख्याओं की, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। यानी कि हमारे पास ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं, अगर इसमें साथ में जीरो को भी लिख दिया जाता है यानी कि शून्य को भी लिख दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है पूर्णांक। पूर्णांक वो संख्याएं हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की तो ऐसी संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं 1 2 3 4 उनका धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप दोनों प्रकार की संख्याएं। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे -3 -2 -1, ठीक है, साथ में जीरो और इनका धनात्मक रूप यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि किसी भी जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी उनका धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप ऋणात्मक होता है जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है उनको हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। धनात्मक संख्याएं जिन संख्याओं के आगे या तो जमा का निशान लगा होता है या फिर कोई भी सिंबल यूज नहीं किया जाता है उनको हम धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इन सभी संख्याओं को एक साथ लिखा जाए तो उनको हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा टाइप रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, और वो है परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन भी होती है कि आपका q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये जो नीचे लिखी गई संख्या है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1/2, तो ये जो 1/2 है ये एक परिमेय संख्या है, या फिर जैसे कि 1/3 ये एक परिमेय संख्या है। दूसरा मैंने क्वेश्चन में अभी आपको बताया कि ये जो भी संख्याएं हैं इनमें हम q जो है उसको कभी भी जीरो नहीं लिख सकते। इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं 1/2, तो 1/2 की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक यानी कि एक हमारे पास कोई वस्तु है और उसके दो हिस्से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको 1/2 बोला जाता है, यानी कि दो बराबर हिस्से जब एक वस्तु के किए जाते हैं तो उसे 1/2 कहते हैं। तो ये 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा। अब सेम इसी तरह से अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ तो हमारे पास कोई एक वस्तु है और उसके 3 बराबर हिस्से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपका 1/3 है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। तो जब 3 बराबर हिस्से किए जा रहे हैं तो इसको 1/3 कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु का जीरो हिस्से नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह से लिखें जैसे मान लो 1/0, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी एक वस्तु के जीरो हिस्से कर रहे हैं, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी वस्तु के जीरो हिस्से करें, ठीक है। जैसे अगर मैं एक पूरा की पूरा जैसे मान लो एक हिस्सा ये हमारे पास कोई एक वस्तु है, तो अगर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं काटता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, तब भी इसका कम से कम एक हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा,
ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपका यहाँ डिवाइड में नीचे, बटा में नीचे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कम से कम एक हिस्सा तो किसी ना किसी वस्तु का रहता ही रहता है। अगर आप इसके और आगे फर्दर और ज़्यादा हिस्से करते हो तो इसके हिस्से आपके बढ़ेंगे, कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी नीचे बटा में 0 नहीं लिखा जाता है। तो हाँ, हम संख्या को 1/3, 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/1 यानी कि 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, बताया था ना कि किसी भी संख्या का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 का हमने एक हिस्सा कर दिया। ठीक है। तो संख्या 2/1 लिखी जा सकती है, जो कि हमारे पास 2 रहता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं हमारे पास ये पूर्णांक हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे -3, ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको -3/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की कोई भी संख्या जिसको कि हम इस तरह से बटा की फॉर्म में लिख सकते हैं p/q के रूप में, उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है। चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो। ठीक है। जैसे इसी में अगर मैं बात करता हूँ दशमलव वाली संख्याओं की, जैसे कि 1.2, तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 12/10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या रहेगी। क्लियर। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टाइप रहता है वो होता है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का मतलब, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं किसी भी शब्द के आगे अगर अ वर्ड जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। ठीक है। जैसे अमर, ठीक है, अमर, तो यानी कि जो मर ना सके उसको अमर कहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, अपरिमेय, जो परिमेय ना हो उसको अपरिमेय कहते हैं। ठीक है। तो जो संख्या परिमेय ना हो, मतलब जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वो संख्याएं आती हैं जिनका मूल जो है वो संभव नहीं होता है। मूल की अगर हम बात करें तो वो आपका वर्गमूल हो सकता है या घनमूल भी हो सकता है। ठीक है। या कोई भी मूल जो कि संभव नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है 2 का वर्गमूल जो है वो संभव नहीं है, वो आपका 1 दशमलव और आगे इस तरह से नंबर जो है 1 2 3 करते, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये आपके पास कोई और संख्या है 2 का वर्गमूल, ठीक है, घनमूल, तो ये भी आपका दशमलव में चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1.2, 4, 3, 7, 1, 9, 8, और ये इस तरह से अगर चलता जाता है तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार ऐसा रहेगा वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। और इसमें हम पाई को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने अपने पाई की वैल्यू को 22/7 या फिर 3.14 पढ़ा होगा, परंतु ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये पाई की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं रहती हैं। ये इसके अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग वैल्यू है। 22/7 इसकी पूरी वैल्यू नहीं है, ये इसकी लगभग वैल्यू है। या फिर 3.14 की अगर बात करते हैं तो ये भी इसकी लगभग वैल्यू है। पूरी वैल्यू इसकी सेम इसी तरह से चलती है जैसे कि ये आपका नंबर चल रहा था, यानी कि दशमलव के बाद ये नंबर चलते ही रहेंगे और ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए पाई भी एक आपकी अपरिमेय संख्या में इसको शामिल किया जाता है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये आपका क्वेश्चन आता है कि पाई के बारे में बताना होता है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। अगर इसके ऊपर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है आपका शून्य से रिलेटेड, कि शून्य क्या है। ठीक है। तो क्या आपका शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या फिर अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से एग्जाम में आपको 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो शून्य नहीं होता है, और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि शून्य होता है। अब शून्य आपका एक तो पूर्णांक में पूर्ण संख्याओं में आता है, दूसरा पूर्णांक में आता है, और तीसरा परिमेय संख्याओं में भी आता है। ठीक है। तो आपका शून्य जो है या तो पूर्ण हो सकता है, या पूर्णांक हो सकता है, या परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है। ना ही ये प्राकृतिक होता है, ना ही ये अपरिमेय होता है, और ना ही ये एक अभाज्य संख्या होता है।
तो शून्य यहाँ पे आपका रहेगा पूर्णांक। अब इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो वो आपका आता है 6 टाइप, वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो वास्तविक संख्याओं में कोई अलग से संख्या नहीं आती है। ये जो हमारे पास अब तक संख्याएं थी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, इन सबको अगर हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट संख्याओं के प्रकार हमारे पास आते हैं सम संख्याएं तथा विषम संख्याएं। अब सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं, यानी कि जिनको 2 से भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या बोला जाता है। और ऐसी संख्याएं वो संख्याएं रहती हैं जिनका इकाई का अंक, यानी कि अंतिम अंक जो है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जैसे 1024, इसका जो इकाई का अंक है वो 4 है। ठीक है, और ये संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इसलिए ये एक सम संख्या है। ठीक है, दूसरा अगर वैसे ही टाइप अगर हम बात करें तो है हमारे पास विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, यानी कि जिनको 2 से भाग नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं के जो इकाई के अंक हैं वो आपके रहते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहते हैं तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें जैसे 91, 91, ये संख्या 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं होती है, इसका इकाई का अंक हम देख रहे हैं 1 है, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जिनको किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती है। ठीक है, ऐसी संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 तथा दूसरा स्वयं वह संख्या। ठीक है, तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक आपका नंबर 1 रहेगा और दूसरा वो संख्या इटसेल्फ यानी कि स्वयं रहेगी। जैसे अगर हम बात करते हैं संख्या 5। ठीक है, तो संख्या 5 के 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि इसको 2 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, एक 1 से और दूसरा संख्या स्वयं यानी कि 5 से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं संख्या 11, तो संख्या 11 को सिर्फ 1 से भाग किया जा सकता है या फिर 11 से भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इनको या तो खुद से भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है, यानी कि इनके सिर्फ 2 गुणनखंड रहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जैसे कि संख्या 10। ठीक है, संख्या 10 को 1 तथा 10 से भाग होता है तथा इसके अलावा 2 तथा 5 से भी भाग होता है। तो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं। तो जिन भी संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम 10 के देख रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आपका अभाज्य संख्याओं से पूछा जाता है, और उसमें कॉमन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो हमारे पास 2 रहती है, और ये इकलौती ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सम संख्याओं की बात करें तो उसमें एक ही संख्या आपकी अभाज्य होती है और वो है 2। इसके बाद की जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, वो सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादातर और क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका रहता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 तक कुल 15 संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 1 से 100 तक कुल हमारे पास
25 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी तरह से 1 से 200 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन ज़्यादातर 100 के लिए पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में है 25।